तो कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटर्स के चैनल पे। दोस्तों आज ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए फटाफट से कवर करते हैं चीजों को। और नीचे टेलीग्राम के चैनल की लिंक दिया, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूँ तो हमने जो है हेगल तक चीजें कवर कर ली थी, ठीक है। अब हम क्या करने, लियोपोल्ड वॉन रंके के बारे में बात करें। अब लियोपोल्ड वॉन रंके की जब मैं बात करता हूँ तो लियोपोल्ड वॉन रंके ने हमेशा जब भी बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि जब कभी भी हिस्टोरिकल रिसर्च हो तो वो एक क्रिटिकल मेथड से होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज है हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करके हमेशा उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके तभी हमें विश्वास करना चाहिए। अब उन्होंने साथ ही साथ ये भी फोर्स किया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी चाहिए हिस्ट्री के बारे में, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ओजी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन ओजी डॉक्यूमेंट में से क्या करनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड। अब इन्होंने क्या कहा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हिस्टोरिकल रिसर्च से क्या रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से वेरीफाई कर देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो इमेजिनेटिव नरेशन होती है हिस्ट्री की, ठीक है, कि जहां पे लोग बोलते हैं कि भैया पहले ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना के, तो उन चीजों के बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे। इनकी बुक थी दो, क्या नाम था, पहला द थियरी इन द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरे का नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि हिस्ट्री कभी भी एक इमेजिनेशन नहीं थी या फिर मनगढ़ंत कहानियों के बारे में, ये हमेशा लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से अपना जीवन ये करते थे, संपन्न करते थे, किस तरीके से अपने जीवन में स्ट्रगल फेस करते थे, उन चीजों के बारे में है। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो कैसे एक दूसरे के साथ, जो ह्यूमन से वो जुड़ते कैसे, हमेशा एक जरूरत की वजह से जुड़े। अगर मेरी कोई जरूरत है और आप उस जरूरत को फुलफिल कर सकते हो, उस जरूरत को फुलफिल करने का जो सोर्स है वो आपके पास है, तो बट ऑब्वियस सी बात है हम दोनों का एक रिलेशन बनेगा, हम दोनों का एक रिश्ता बनेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मींस मे नॉट बी इक्वल टू द डिफरेंट सेट ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये चीज बोली है कि ये जो एक्सेसिबिलिटी होती है कि किसी भी नीड को फुलफिल करने की, वो हो सकता है कि सभी सोसाइटी के सभी क्लासेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। अब ये जो इनइक्वालिटी होती है कि जहां पर कोई जो सोर्स होता है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसी की वजह से क्या होता है, आप लोगों के बीच में एक स्ट्रगल क्रिएट होता है, क्लास डिविजन होता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास स्ट्रगल क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस क्लास के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो जिन क्लास को इसकी जरूरत होती है लेकिन उनके पास होता नहीं, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। और इनकी बुक का एक बुक था, बुक का नाम क्या था, दास कैपिटल। अब एनालिस्ट स्कूल की बात करते हैं। एनालिस्ट स्कूल स्टार्ट कहाँ हुआ था, जो 20th सेंचुरी की जो शुरुआत थी वहां पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक नया डायरेक्शन दिया हिस्ट्री राइटिंग को, जहां ये स्टार्ट किसके द्वारा किया था, एक फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा किया हुआ था, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, हिस्ट्री वाज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी बट आल्सो द क्लाइमेट एग्रीकल्चर ट्रेड। अभी इनका कहना क्या था, जो हिस्ट्री है हमेशा सिर्फ पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी क्लाइमेट या फिर एग्रीकल्चर या फिर सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है, इसके अलावा बढ़ के और भी कुछ है। समझ में आ गया। फिर आता हमारा फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम हिस्ट्री को क्या एक वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से रिस्ट्रक्चर करते हैं, उसको वापस से हम क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग फेमिनिस्ट हिस्ट्री क्या कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, साइमन डी बेवियर ने बहुत ज्यादा हेल्प की जो फेमिनिज्म के जो फंडामेंटल्स थे, ठीक है, जो रूल्स थे उसको इस्टेब्लिश करने में। साथ ही साथ ये क्या करते थे, ये आपके वुमेन्स की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को क्या एनालाइज करते थे और उसके हिसाब से हिस्टोरिकल रिसर्च क्या किया करते। तो इनका मेन पर्पस यही नहीं था कि वो वुमेन के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखे, साथ ही साथ इन्होंने मेल डोमिनेटेड जो हिस्ट्री थी उसको रीथिंक करके वापस से मेल पर्सपेक्टिव से भी इन्होंने हिस्ट्री लिखने की कोशिश की। अब ईयर 1990 के बाद वुमेन्स को क्या एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास देखा गया आपके हिस्टोरिकल राइटिंग में। फिर आता है माइकल फौकॉल्ट भाई साहब। माइकल फौकॉल्ट ने क्या किया, आर्ग्यू किया कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आर्कियोलॉजी हमें कभी भी अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ तक नहीं लेके जाता, ये हमेशा जो लाइफ पास्ट में जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो बदलाव होते हैं उसके बारे में बताता है। और इनका ये जो मेथड था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब इनकी बुक का नाम भी क्या था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जहां पर इन्होंने प्रिजन्स के बारे में बात की, प्रिजन मतलब जेल के बारे में बात की थी, ठीक है, जेल में जो कैदी रहती उनके बारे में बात की थी, डिजीजेस के बारे में बात की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी। ऐसे इन्होंने कई सारी बात जो थी अपने बुक आपके आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में की थी दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है। होप्स आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अगले चैप्टर की वीडियो में आपके लिए लेकर आओ,
तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद।